हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइज आज एक और वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्रेंच। लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। सो नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। देखिए गाइज, अगर हम बात करें यूरोप की तो यूरोप में एक टाइम ऐसा था जब ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन ऐसे बहुत सारी पावरफुल कंट्रीज हुआ करती थी। सो अगर एक कंट्री अगर प्रॉफिट कमा रही है ट्रेड से तो दूसरी कंट्री जो है वो कैसे जो है वो चुप रह सकती थी। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी जो है इन्वॉल्वमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखी गई थी, जहां पर वो लोग भी इस मकसद से इंडिया आए थे कि वो लोग भी जो है वो प्रॉफिट से इस ट्रेड से ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकेंगे। सो यहां पर देखा गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ वॉर्स भी हुई अपने ही राइवली ग्रुप्स के साथ, और किस तरीके से क्या हुआ और कैसे ये लोग जो हैं अपनी पावर को खो गए उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके बारे में अगर आपको मैं बता दूं, इस कंपनी की जो इस कंपनी की फॉर्मेशन है वो उस फॉर्मेशन डेट को याद रखिएगा 1664, बिकॉज इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत है उसको बनाने वाले ये जो आइडिया आइडिया लेकर आए थे उनका नाम है कोलबर्ट। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। कोलबर्ट जो है इन्होंने अपने जो राजा हैं दैट इज लुइस 14 इनसे परमिशन मांगी। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन मांगी थी तो कोलबर्ट ने जो एक मिनिस्टर थे किसके, लुइस 16 के, उन्होंने कहा कि आप हमें परमिशन दे, हम भी जो हैं वो जाकर इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। बिकॉज हमारा जो उस टाइम पर फ्रेंच और ब्रिटेन की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ये लोग यूरोप में लगातार कॉन्टिन्यूसली जो है वो वॉर्स में रहे हैं। सो ब्रिटेन दिन ब दिन जो है इकोनॉमिकली साउंड हो रहा है बिकॉज ही इज अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय हैविंग अ गुड ट्रेड रिलेशन विद इंडियंस। सो फ्रेंच ने भी सोचा कि हम लोग भी इंडिया जाएंगे और हम लोग भी यहां से क्या है ट्रेड जो है वो स्टार्ट करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग भी प्रॉफिट कमा सकेंगे। फ्रांसिस्को कारण एस्टेब्लिश द फैक्ट फैक्ट्री। जब इन लोगों ने डिसाइड किया और इनको परमिशन भी मिली कि हाँ ठीक है आप लोग चले जाइए, तो ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री भी सूरत में लगी थी। ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री सूरत में लगी थी, फ्रेंच की भी पहली फैक्ट्री सूरत में लगी थी, और फ्रांसिस कॉर्नर जो है उनका नाम जो है इसके साथ जोड़ा जाता है बिकॉज ही वॉज द पर्सन जिनकी नेतृत्व में, या हम ये कह सकते हैं इनकी निगरानी में जो है वो पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई गई थी इन 1668, 4 साल के बाद। उसके बाद माराकारा का नाम आता है। माराकारा का नाम याद रखिए, जिन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी थी मसूलीपट्टनम में इन 1669 में। तो देखिए फ्रेंच का इंडिया आना, परमिशन लेना अपने राजा से और इंडिया में फैक्ट्री सिस्टम का खुल जाना इज स्टार्टिंग ऑफ फ्रेंच इंट्रूजन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फ्रांसिस्को मार्टिन का जो है वो नाम आता है पोंडुचेरी के साथ। देखिए पोंडुचेरी बेसिकली क्या था गाइज, इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं, इट्स आप कह सकते हो एक कोस्टल विलेज था ये। ठीक है, ये कोस्टल विलेज था, यहां पर मछुआरे रहते थे। तो इस फ्रांसिस मार्टिन ने क्या किया था, इस कोस्टल विलेज को कन्वर्ट करके टाउन बना दिया था। बहुत ही खूबसूरत टाउन इसको बना दिया था, इसलिए इसका नाम जो है यहां पर आता है। सो पोंडुचेरी जो है इन्होंने इसको बनाया था। सो अगर आपसे एग्जाम में, मैंने देखा था एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पोंडुचेरी, तो याद रखेगा फ्रांसिस्को मार्टिन उनका नाम जो है यहां पर आता है। एंड इन 1673 में इन्होंने इसको बनाया था, विच लेटर बिकम द सीट ऑफ फ्रेंच होल्डिंग्स इन इंडिया, जो आगे चलकर क्या है फ्रेंच के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेस ये रहता है। एंड ही सर्व्स एट इट्स फर्स्ट गवर्नर, और ये आप कह सकते हो कि ये इनका हेडक्वार्टर भी रहा, और हेडक्वार्टर के साथ साथ जो पहले गवर्नर फ्रेंच के इंडिया में बने उनका नाम भी फ्रांसिस मार्टिन ही थे। ठीक है, फ्रेंच टुक देखिए यहां पर लिखा है चंदोरे नोगरे, और ये आज कहां पर है गाइस, कोलकाता में। अब इसको आप चंदन नगर के नाम से वहां पर जाना जाता है, इसका नाम चेंज हो गया है। तो देखिए साउथ में तो ये लोग एस्टेब्लिश हो गए, नॉर्थ ईस्ट साइड पर देखें तो चंदोर नोगोरे में जो है इन्होंने अपनी एस्टेब्लिशमेंट करी इन कैलकाटा फ्रॉम द गवर्नर, किससे, गवर्नर से शशिस्ता खान से गाइस, इन्होंने वहां से जो है इस को ले लिया इन 1690 सीई में। एट बालासोर दैट इज इन ओडिशा, माहे,
कासिम बाजार अगेन इन कोलकाता, कारिकल इन कोलकाता एंड फ्रेंच इरेक्टेड देयर फैक्ट्रीज। तो इन सब जगहों पर बालासोर देखिए, कलकत्ता में इन्होंने जगह जगह पर जो है गाइस अपनी फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिशमेंट कर दी, मतलब इंडिया में इन्होंने भी अपनी सेटलमेंट जो है वो सबमिट कर दी। तो भाई साहब अभी तक हमने देखा पोर्तुगीज इंडिया पहुंच गए हैं, इंग्लिश इंडिया पहुंच गए हैं, फ्रेंच इंडिया पहुंच गए हैं, डच इंडिया पहुंच गए हैं भाई। तो इतनी ज्यादा कंपनीज इंडिया के अंदर हैं और ये सारी की सारी क्या कर रही हैं, इंडियन प्रोडक्ट को यहां से एक्सपोर्ट कर कर यूरोप ले रही हैं वहां के लोगों की नीड को पूरा करने के लिए। ठीक है गाइस, उसके बाद हम क्या देखते हैं, एडवेंट ऑफ फ्रेंच गवर्नर जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लिक्स। देखिए ये काफी नाम आता है और अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, तो याद रखना उनका नाम है डुप्लिक्स। डुप्लिक्स वाज द पर्सन जिसने फ्रेंच जो सेटलमेंट थी इसको इंडिया में एक्सपैंड भी किया और इंडिया में जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच की लड़ाइयां हुई हैं, ट्रेड वॉर्स जो हुई हैं जिनको आप कार्नेटिक वॉर्स कहते हो, उसमें भी डुप्लिक्स का पूरा जो है काफी ज्यादा रोल रहा है। कहते हैं कि जैसे ये इंडिया आया था तो शुरुआत हो गई थी वॉर्स की। डुप्लेक्स जो है इंडिया आए थे अराउंड 1742 में और मार्क द स्टार्ट ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉरफेयर व्हिच कल्मिनेटेड द लेजेंडरी कार्नेटिक वॉर्स के नाम से हम इनको जानते हैं। तो एक नजर हम कार्नेटिक वॉर्स पर भी डालेंगे। देखिए गाइस, कार्नेटिक वॉर्स जो है बेसिकली वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं लड़ी जा रही हैं, बल्कि इनके पीछे जो रीजन है वो है यूरोप। ये अमेरिका जो ब्रिटेन और फ्रांस है, ये दो ऐसे सुपर पावर्स हुआ करती थी यूरोप के अंदर जिनकी आपस में कभी नहीं बनी है, दोनों हमेशा ही लड़ाई में जो है वो रहती थी और इनके उस रिलेशन का उस जो वो खटास जो इनकी यूरोप में थी उसका असर इंडिया में भी देखा गया, क्योंकि इंडिया में भी ये आमने सामने थे तो वहां पर ये लड़ते थे तो ये यहां पर भी खुद को रोक नहीं पाए, ये यहां इंडिया में भी जो है वो लड़ते रहते थे। तो देखिए इनमें ना कुछ वॉर्स है जो आपको याद रखनी है, जैसे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो आती है आपकी। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बारे में बताया जाए तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो कब से कब तक हुई है, ये हुई है 1740 से लेकर 48 तक, तो 8 साल की ये लड़ाई थी। ठीक है, और देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि एंग्लो फ्रेंच वॉर इन यूरोप वाज ट्रिगर्ड बाय द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। देखो इन दोनों जो है ऑस्ट्रिया की जो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी उसमें ये दोनों इन्वॉल्व थे यूरोप में और उसी चीज का कन्फ्लिक्ट इनको इंडिया में भी करना पड़ा। एंड द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट कन्फ्लिक्ट। कहता है यूरोप में लड़ाई चल रही है, उसी का ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में भी जो है वो जो है इसका कर रहे हैं कि हमारे वहां पर फोर्सेस लड़ रही हैं तो हम यहां भी आमने सामने, और यहां भी हमारी ट्रेड को लेकर लड़ाई है तो इन्होंने उस लड़ाई को यहां पर ट्रेड का नाम दे दिया, क्योंकि इंग्लिश भी चाहते थे कि फ्रेंच इंडिया से निकल जाए और फ्रेंच भी चाहते थे ये इंडिया से निकल जाए तो प्रॉफिट सारा हमारे पास आए। इनका कोई मकसद नहीं था, यूरोप में ऑलरेडी फोर्सेस लड़ रही हैं तो इनका यहां पर मेन मकसद था एक दूसरे को एलिमिनेट करना इंडियन सबकॉन्टिनेंट से, सो दैट दे कैन अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये इसलिए इंडिया में लड़ेंगे। तो देखिए कर्नेटिक जो इस लड़ाई का जो अंत निकल कर आया उसमें एक ट्रीटी साइन हुई जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ लैक्सिला चैपले। ये याद रखिएगा क्योंकि इस पर ना कभी कभी मैंने क्वेश्चन देखे हुए हैं, ये पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ लैक्सिला चैपले जो है ये कब साइन हुई। तो देखो ये हुई है 48 में, ठीक है, 1748 में ये साइन हुई है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जब हुई थी उसका रिजल्ट निकल कर क्या आया, तो उसका रिजल्ट निकल कर आया था एक ट्रीटी। इस ट्रीटी के अंदर क्या हुआ था, इस ट्रीटी के अंदर जो है मैड्रास वॉज रिटर्न टू इंग्लिश। मैड्रास जो है वो इंग्लिश को वापस दे दिया गया, जो बेसिकली इन्होंने जीता था, ब्रिटिशर्स ने, फ्रेंच ने जीता था, वो ब्रिटिशर्स को वापस दे दिया गया अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस treaty while the French received their colonies in the Northern America in exchange। देख रहे हो, अब जैसे अमेरिका जैसी कंट्री है ना, अमेरिका को भी जो है इन सुपर पावर्स ने किसी टाइम पर अपना गुलाम बनाया हुआ है। तो अमेरिका जैसी कंट्री अब यहां पर इन्होंने क्या क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज क्या कर रहे हैं कि ठीक है इंडिया में ये पार्ट हम आपको देते हैं लेकिन अमेरिका वाला जो हिस्सा है वो हमें दे दो। तो देख रहे हो इनकी लड़ाई यूरोप में हो रही है, ट्रीटी भी यूरोप से हो रही है और यहां पर एक्सचेंज ही इंडिया में कर रहे हैं। इंडियन पीपल ऑफ इंडिया एंड अमेरिकन वाज अनअवेयर वाज कि ये सब क्या हो रहा है, और हर कोई उस टाइम पर ऐसा लड़ रहा है कि पता नहीं क्या लड़ रहे होंगे आपस में किसी बात को लेकर। हमें अब जैसे इस लाइक अगर मैं और आप हम लोग इंडिया में रहते हैं और हमारे सामने दो अंग्रेज लड़ रहे हैं, वो अंग्रेज क्यों लड़ रहा है, कह रहा है कि मैं इंडिया में रहूंगा, दूसरा हम इंडियंस के लिए क्या होंगे, पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं,
किस बात को लेकर लड़ रहे हैं हमें क्या पता है, लेकिन वो अंदर अंदर से किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, इंडियन को ट्रेड करने के लिए जो है वो लड़ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहां तक इनकी रिलेशन जो है यहां तक नहीं रुके, और ना ही हम ये कहें कि इन्होंने सुधार किया अपने रिलेशन में, नहीं, इनके सुधार जो है ठीक ना होने की वजह से क्या हुआ गाइस, सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर जो है वो इंडिया में हुई, जिसकी डेट है 1749 से लेकर 54 के बीच में ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो लड़ी गई। डुप्लिक्स जो बेसिकली उस टाइम पर गवर्नर थे, हु लेड द फ्रेंच आर्मीज टू विक्ट्रीज द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जिसकी वजह से क्या हुआ था, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच जो है वो काफी जो है आप कह सकते हो कि बेनिफिशियल रहे। उन्होंने फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के वही विनर थे, उन्होंने मेड्रास बहुत सारा एरिया जीता हुआ भी था, और वो फिर उन्होंने लेटर ऑन बाद में इसको ट्रीटी के अकॉर्डिंग वापस भी दे दिया ब्रिटिशर्स को कि ठीक है तुम ये ले लो, हम वहां अमेरिका में जो है वो सेटलमेंट करेंगे। तो ये उनके बीच में आपस में ट्रेड जो भी चल रहा था। सो इसके बाद क्या हो गया, अब जो आपके डुप्लिक्स हैं जो बेसिकली गवर्नर थे किसके, he was the governor of French in India, so he want कि हमारा इंडिया में और ज्यादा एक्सपेंस हो, हम लोग जो है हमारा ही लोग जो हैं हमारा ही गुणगान करें, ब्रिटिशर्स को लोग ना जाने। तो ही स्टार्ट गिविंग सपोर्ट टू द लोकल रूलर्स कि तुमको कोई भी नीड है, अगर कोई उसने देखा कि ये ब्रिटिशर्स के साथ, ये राजा का ब्रिटिशर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो वो उनको सपोर्ट करता था। जैसे मैसूर जैसे अगर हम बात करें तो वहां पर हैदर अली थे, हैदर अली ब्रिटिशर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते थे, जबकि इसने फ्रेंच ने लगातार उनको सपोर्ट किया, उनको गन देते थे, उनके ट्रूप्स को ट्रेनिंग देते थे ताकि वो लोग खुद को डर, तो ये इसने ये करना स्टार्ट कर दिया। तो इसने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन साउदर्न इंडिया में स्ट्रॉन्ग कर दिया, एंगेजिंग इन लोकल डायनेस्टिक राइवलरीज टू बीट द इंग्लिश, कि जो रूलर इंग्लिश के साथ लड़ने के लिए जा रहा है तो ये फ्रेंच क्या कर रहे हैं, डुप्लिक्स के अंडर कह रहे हैं हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, लड़ो आप। तो यहां पर भी देखो लड़ो आप मतलब क्यों, क्योंकि ये लड़ेंगे, पीछे से फोर्स तो मेरी है, तो फ्रेंच जो है वो पीछे से सपोर्ट दे रहा है, बैक दे रहा है कि तुम लड़ो अंग्रेजों के साथ, हम हैं भाई। तो किस लिए, ताकि ये हट जाएं और हम जो है वो प्रॉफिट कमाएं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड प्रॉफिट, इसके अलावा इनको और कोई मतलब नहीं था इंडिया में। इंग्लिश एंड द फ्रेंच एग्रीड नॉट टू इंटरवेन इन नेटिव रूलर्स क्वार्रल्स। लेटर ऑन इन्होंने फिर डिसाइड किया कि भाई साहब हम लोग जो हैं वो अब काफी ज्यादा जो इनके रिलेशन चले, बाद में इन लोगों ने खुद से ही अपने एक कंक्लूजन निकाला कि ठीक है हम लोग जो है वो नेटिव रूलर को सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर वो लड़ते भी हैं तो लड़ने दो, हमें उनके साथ कोई जो है वो नहीं देना। एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर बेसिकली जो हमारे लोकल रूलर्स थे, जिसमें अगर आपने नाम सुना होगा आपके आते हैं नासिर जंग आते हैं जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, उसके बाद इसमें शशिस्त आते हैं आपके क्या नाम था यार मुझे अभी भूल रहा है, मोहम्मद अली थे, ठीक है, चंदा साहिब, उनके साथ लड़ाई। तो यहाँ के लोकल रूलर जो है ना ये आपस में लड़ रहे थे, किस चीज़ को लेकर, कोई बेसिकली कोई तमिलनाडु को कैप्चर करना चाहता था, कोई दूसरे एरिया को कैप्चर करना चाहता था। तो ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सपोर्ट करते थे लोकल रूलर्स को। क्यों? क्योंकि आधे लोकल रूलर्स जो ऑपोजिट रूलर है, मान लेते हैं कि ए और बी जो हैं उस टाइम लोकल रूलर्स हैं, ए और बी जो है वो लोकल रूलर है, इसको सपोर्ट करेगा ब्रिटिशर, इसको सपोर्ट करेगा फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच सपोर्ट करेगा। किस लिए? ताकि ये दोनों लड़ते रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, लड़ते रहेंगे, ठीक है, ये इसको सपोर्ट देगा, ये इसको सपोर्ट देगा, ये एलीज ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर गए थे, ठीक है, जो कि फिर इन्होंने लेटर ऑन देखा कि ये सब करने से कुछ नहीं है, फिर लेटर ऑन इन्होंने ये सब जो है वो करना बंद कर दिया। तो बेसिकली सेकंड कैनेटिक वॉर में यही चीज जो है वो हुई है, ठीक है। तो इसमें आपने यही चीज याद रखनी कि आगे लोकल रूलर्स लड़ रहे थे, फिर लेटर ऑन इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो हैं वो अब इसमें हिस्सा जो है वो नहीं लेंगे, ये जो लोग करना चाहें वो करें, हमें इनके साथ नहीं है। तो बेसिकली इसमें यही हुआ था, शुरू में इन्होंने सपोर्ट करी और लेटर ऑन ये लोग इससे एक्सक्लूड हो गए, बाहर आ गए। उसके बाद आती है गाइस ट्रीटी, देखिए आपका थर्ड कैनेटिक वॉर, एंड थर्ड कैनेटिक वॉर भी जो है वो फ्रेंच और इसके बीच में हुई थी, और ये बेसिकली क्या है, वेन ऑस्ट्रिया, ये बेसिकली हुई थी, सेवन वॉर जो है ये छिड़ गई थी। कहां पर? सेवन वॉर किसके किसके बीच में हुई है? ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन के बीच में, ठीक है। तो ये 7 साल की लड़ाई थी, इसको कहा जाता है सेवन वॉर, और ये इंडिया में नहीं हुई है, डोंट वरी, ये इंडिया में नहीं है, ये यूरोप में हुई है। तो ये यूरोप की लड़ाई थी, और उस यूरोप की लड़ाई का जो असर है वो इंडिया में देखा गया, और फ्रेंच और ब्रिटिश आमने सामने थे इंडिया में, जिसके चलते वो इंडिया में भी लड़े। अब ये लड़ाई यूरोप में भी हो रही है और इंडिया में भी चल रही है, ठीक है, इसलिए इसको हमने ऐसे याद रखना है, 7 वॉर्स वहां पर चल रही थी। अब इस वॉर के अकॉर्डिंग क्या हो गया था, इस वॉर के अकॉर्डिंग क्या हो गया,
बेसिकली क्या हुआ था, जो आपने पढ़ा था ना चंदोर नगरे, आपने नाम सुना था चंद्र नगोरे, जो कहाँ पर था गाइस, ये थी कोलकाता में। इसकी इतना सा याद रखिएगा, ये कोलकाता में था। इसको ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया, इसको ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया फ्रॉम फ्रेंच से, इस चंदोर नगरी को, ठीक है। जब इसको कैप्चर किया तो इनके रिलेशंस खराब हो गए। कहते हैं कि आपने क्यों इसको कैप्चर किया भाई, तो यहाँ से इनके रिलेशन थोड़े खराब हुए। तो दे हैव डिसाइडेड कि वी विल फाइट फॉर दिस प्लेस, लेकिन लड़ेंगे कहाँ पर, साउथ ऑफ इंडिया में, ठीक है, साउथ ऑफ इंडिया में हम लोग लड़ेंगे। तो इस लड़ाई में क्या हो गया, इस लड़ाई में ब्रिटिशर जो है वो विनर बन गए, ब्रिटिशर्स विनर बन गए। इस लड़ाई को हम कहते हैं बैटल ऑफ वांडी वॉश, सुना होगा नाम आपने, बैटल ऑफ वांडी वॉश, याद रखना वांडी वॉश। और कहा जाता है कि बैटल ऑफ वांडी वॉश इज कंसीडर एज द एंड पॉइंट ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि विच वॉर इज कंसिडर एज द एंड पॉइंट, ऐसी कौन सी लड़ाई थी जिसको एंड माना जाता है कि इस वॉर के बाद फ्रेंच जो है वो डिफीट हो गए थे, इंडिया में उनकी इंट्रूजन उतनी जो है बहुत ज्यादा कम हो गई थी। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था बैटल ऑफ वांडी वॉश में, याद रखिएगा बैटल ऑफ वांडी वॉश में ऐसा हुआ था, ठीक है। सो बैटल ऑफ वांडी वॉश याद रखिएगा, बैटल ऑफ वांडी वॉश में ये इंडिया में हुई थी। और ये कब हुई है, बैटल ऑफ वांडी वॉश हुई है 1760 में, याद रखेगा 1760 में ये वॉर हुई थी। फिर क्या हुआ, फिर अब ये जो 7 वॉर चल रही थी यूरोप में, उसमें एक ट्रीटी साइन हुई थी, द ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पीस पेरिस, जो हुई है 1763 में। ये बेसिकली उस 7 वॉर्स को, इस 7 वॉर को खत्म करने के लिए ट्रीटी हुई थी। इसमें क्या हो गया कि जो फ्रेंच इंडस्ट्रीज हैं इन इंडिया, बट आफ्टर दैट इसमें जितनी भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जितनी भी फैक्ट्रीज ब्रिटिशर्स की कैप्चर की थी, ब्रिटिशर्स ने जितनी भी फैक्ट्रीज फ्रेंच की कैप्चर की थी वो उनको वापस दी जाएंगी इंडिया के अंदर। और दूसरी तरफ बट द वॉर वाज फ्रेंच पॉलिटिकल डोमिनेंस वैनिश। लेकिन इस वॉर में एक चीज ये भी कही गई कि आज के बाद जो फ्रेंच है वो एक्टिवली सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स को इंडिया के अंदर। कुछ भी हो जाए, कोई भी रूलर, हम जिस रूलर को भी अगर दबाना चाहें तो आप सपोर्ट नहीं करोगे उस रूलर को, बल्कि आप हमारा सपोर्ट करोगे। तो इससे क्या हो गया, जो फ्रेंच एक पावर बनती जा रही थी, जो काफी ज्यादा एनहेंसिंग पावर थी इंडिया के अंदर, अब वो अपना एसेंस पूरे तरीके से खो रही थी, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते थे अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ दिस पीस ट्रीटी। तो इसके चलते क्या हो गया गाइस, जो ब्रिटिशर्स है वो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनते गए इंडिया में, और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दिन ब दिन कम होती गई। तो इस तरीके से जो मेन एसेंस था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, जो वो पहले पावरफुल बन रही थी, अब वो उसको पावरलेस कर दिया गया, और धीरे धीरे फ्रेंच जो हैं वो इंडिया से गायब हो गए। गायब इन द सेंस के वो जो है वो वीक हो गए इंडिया में एज कंपेयर टू ब्रिटिश, ज्यादा पावरफुल हो गए। जस्ट हैव अ लुक दिस गाइस, ये एक आपके लिए मैंने मैप लेकर आया हूं अगेन। ये देखिए, ये सारी की सारी सेटलमेंट्स हैं किसकी, आपके फ्रेंच की। फ्रेंच ने सूरत में एस्टेब्लिश किया था, मुंबई में वो थे, यहाँ पर माहे में थे ये लोग। ये देखिए कैरिकल में, पौंडुचेरी, चेन्नई, मसूलीपट्टनम, यमन, बालासोर, कोलकाता, चंदोर नगरे, कासिम बाजार यहाँ पर, और यहाँ पटना में। तो हर जगह जो है इन्होंने अपनी सेटलमेंट करी थी, और इनमें से बहुत सारी सेटलमेंट ब्रिटिशर्स ने इनसे छीन ली थी जबरदस्ती लड़ाई करके। फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस के अकॉर्डिंग और जो बैटल ऑफ वांडी वॉश इनकी हुई, उसके चलते इन सारी सेटलमेंट्स को ब्रिटिशर्स फ्रेंच को वापस कर दिया गया, इस शर्त पर कि आप ब्रिटिशर्स को अब तंग नहीं करोगे इंडिया में, आप जो हम बोलेंगे आप हमारे अंडर रहकर काम करोगे। अब आप ऐसा जो है कुछ काम नहीं करोगे जिससे ब्रिटिशर्स तंग हो। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इनको कंट्रोल किया। तो ब्रिटिशर देख रहे हो हर एक पावर को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो कोई भी ट्रेडिंग कंपनी है उसको कंट्रोल कर रहा है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एक और आपकी कंपनी को इंडिया में देखा गया था, दैट इज द डेन्स गाइस। और डेन्स के बारे में बता दूं तो ये इन 1616 में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको बनाया गया, वाज क्रिएटेड, एंड इन 1620 में दे ओपन देयर फैक्ट्री एट ट्रैंक्यूबर नियर तामिल तंजोरे इन द इंडियन स्टेट में इन्होंने अपना पहली फैक्ट्री खोली भाई साहब। सेरामपुर में ये थे, ठीक है, नियर कैलकाटा में, ठीक है, सेरामपुर है गाइज, सेरामपुर है ये, PURE, ठीक है, लिख देना। सेरामपुर जो है वेस्ट बंगाल में ये थे, वाज देयर मेन सेटलमेंट, एंड इन 1845 डैनिश इंडस्ट्रीज वर सोल्ड टू ब्रिटिशर्स। और फिर डैनिश ने देखा कि यार यहाँ पर जो है कोई मजा नहीं है, तो इन्होंने क्या कर दिया, सारी की सारी सेटलमेंट जो है अपनी जितनी भी फैक्ट्रीज इनकी इंडिया में थी वो सारी की सारी ब्रिटिशर को बेच दी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो पेपर में पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने अपनी सारी सेटलमेंट ब्रिटिशर्स को बेच दी।
थी? ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने एज अ डाउरी जो है वो जो है ब्रिटिशर्स को सब कुछ दे दिया? ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसको वॉर्स के थ्रू कंट्रोल किया गया? तो देखिए, वॉर्स जब भी बात आएगी, फ्रेंच का नाम आप याद रखोगे, डाउरी का याद रखोगे तो पोर्तुगीज का याद रख लेना, और बेचने की बात आए तो डेन्स के बात याद रख लेना। उसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्होंने सारा कुछ बेच दिया इन डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वर अनइंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। और वो इसका मेन इंपॉर्टेंट ये चीज माना जाता है कि ये लोग ना इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। जो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये ट्रेड में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी, इसको ट्रेड रूट के साथ कुछ लेना देना नहीं था। ये सिंपली क्या था, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने का काम जो है ये करती थी। तो इंडिया में इन्होंने काम जो है वो इसी पर्पज के लिए आए थे कि हम लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे। तो देखिए पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यहां पर, देयर मेन द डेन्स आर बेटर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर मिशनरीज वर्क देन फॉर देयर कमर्शियल एंडेवर्स। तो ये बेसिकली यहां पर कोई कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं बल्कि सिंपल अपने मिशनरी प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए ये लोग इंडिया आए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज, ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं ये इंडिया आई थी, ये सारी की सारी इंडिया में थी इस उम्मीद के साथ कि हम लोग यहां से ट्रेड करेंगे। तो आपने इन वीडियोस में क्या देखा? आपने इन वीडियोस में पढ़ा सबसे पहले कि कौन कौन इंडिया आया, ब्रिटिशर्स किस तरीके से पावरफुल बने, कैसे कैसे वो हर जो कंपनी है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, किसी के साथ वॉर लड़ रहे हैं, किसी से डाउरी ले रहे हैं, किसी से वो खरीद कर जो है ये सेटलमेंट्स ले रहे हैं। एंड ओवरऑल हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने अपनी जो जड़ें हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो थमा दी हैं, वो जमा दी हैं। अब यहां से आगे क्या? अब यहां से आगे ब्रिटिशर्स के लिए दूसरी जो सबसे पहले जब वो शुरू में आए इंडिया तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनके राइवलरी ग्रुप्स जो उनके साथ ट्रेड करने आए हैं यूरोप से। तो उन्होंने देखा कि इनको कैसे कंट्रोल किया। तो आपने देख लिया कि उन्होंने पोर्तुगीज को भी कंट्रोल में कर लिया, फ्रेंच को भी कंट्रोल में कर लिया, डेन्स को भी कंट्रोल कर लिया। नाउ जो नेक्स्ट अब यहां से आगे हम पढ़ेंगे दैट इज द चैप्टर नंबर 2 आपका, कि ब्रिटिशर्स के लिए अब सरदर्द बनेंगे यहां के लोकल रूलर्स। क्यों? क्योंकि पहले जो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी या दूध बाकी कंपनी, ये इनके लिए ट्रेडिंग जो है हर्डल हुआ करते थे। लेकिन ये इनको हटाने के बाद इन्होंने सोचा कि हम स्मूथ जो है यहां पर ट्रेड करेंगे। लेकिन गाइस इतना भी आसान नहीं था। ब्रिटिशर्स ने जल्द ही एक चीज को नोटिस कर लिया कि इंडिया के अंदर जो अब यहां के लोकल रूलर्स हैं वो उनके लिए सरदर्द बन रहे हैं, बिकॉज वो उनसे लगातार जो है रेवेन्यू की डिमांड कर रहे हैं। उनको बहुत सारी चीजें उगाने से या बहुत सारे जितना प्रॉफिट ब्रिटिशर्स को पहले हुआ करता था अब उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ब्रिटिशर्स ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, आई मीन टू से कमाना चाहते थे। और उस चाहत के चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया, उस चाहत के चलते उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमको यहां से और ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। लेकिन वो प्रॉफिट कमा नहीं पा रहे थे, जिसका रीजन मैंने आपको बताया क्या था, यहां के लोकल रूलर्स। मतलब दिल्ली में जैसे मुगल रूल यहां चल रहा था, यहां पर जो है औरंगजेब उस टाइम पर रूल कर रहे थे। और उसके टाइम पर हम साउथ ऑफ इंडिया देखते हैं तो अलग अलग जो है यहां पर रीजनल किंगडम्स वगैरह जो हैं वो पाए जाते थे। और वही रीजनल किंगडम्स के जो रूलर्स थे वो ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द बनते जा रहे थे। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने जो इंडियंस जो उनके लिए मतलब नुकसान पैदा कर रहे थे, जो यहाँ के लोकल रूलर्स जो उनको रोक रहे थे ट्रेड करने से, उनके साथ क्या किया। इस तरीके से उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उन्होंने सबसे पहले बंगाल को कैसे कैप्चर किया, मैसूर या मैड्रास जैसे साउथ ऑफ इंडिया को कैप्चर कैसे किया, बॉम्बे वगैरह जो है ये सारी चीज़ों को कैसे उन्होंने कैप्चर किया। ये सारी चीज़ें हम जल्द ही पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर के बाद हम आपको कोशिश करेंगे एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाए, सो दैट गाइज आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में रहते हैं, आपको थोड़ा सा हिंट जो है वो उसका मिल जाए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज। कल हम आपके लिए एमसीक्यूज सीरीज में आपके लिए लेकर आऊंगा। आप इन चीजों को अच्छे से पढ़िएगा। जो पॉइंट्स इसमें स्किप हुए होते हैं वो मैं कोशिश करता हूं कि वो आपके जो हम लोग एमसीक्यूज जब करवा रहे होते हैं उसमें वो कवर अप हो जाए। सो इस उम्मीद के साथ कि आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से कर रहे हो। कल मैं आपके लिए एमसीक्यू सेशन लेकर आऊंगा। सो बी रेडी गाइज। अपना स्कोर मुझे एंड में जरूर लिखिएगा कल की वीडियो में। आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर कोलीग्स, विद योर फ्रेंड जो भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना जरूर करें ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन हमारे चैनल से मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।